नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग 17 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को। सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है हमारे पास वल्लभ भाई पटेल, यूएस और चाइना के रिलेशन। लास्ट आर्टिकल में हम लोगों ने इंडिया और यूएस के रिलेशंस को पढ़ा था। अब हम लोग यहाँ पर यूएसए और चाइना के रिलेशंस को देखेंगे, फिर इंडिया और चाइना के, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, नमामि गंगे एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये है हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट आर्टिकल से। फर्स्ट आर्टिकल है हमारा रिलेटेड टू वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जो है अभी रिसेंटली क्यों न्यूज में है, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल जो है इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 31 अक्टूबर हुआ करता था, जिसको हम यूनिटी डे के, एकता दिवस के रूप में मनाते भी हैं। और इसी दिन यूनिटी ऑफ स्टैचू हमारा जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है वो इंडिया का हिस्सा जो है बनाए गए थे, तो वो 31 अक्टूबर है। लेकिन उनकी पुण्यतिथि पर, पुण्यतिथि का मतलब जो उनकी जिस दिन उनकी डेथ एनिवर्सरी है, 15 दिसंबर को यहाँ पर जो है वो उनका देहांत हुआ था। तो उस रिस्पेक्ट में ये वाले क्वेश्चंस हैं सारे। तो 15 दिसंबर इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब हम ये जानते हैं वल्लभ भाई पटेल के बारे में, जिनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जब इन्होंने यहाँ पर बारदोली में, खेड़ा में, ये दोनों ही गुजरात में है, इतना अच्छा प्रदर्शन किया था, तब इनको बारदोली में 1928 में यहाँ पर सरदार का जो टाइटल है वो भी यहाँ पर दिया गया था, क्योंकि इनका शानदार प्रदर्शन हुआ करता था उसके तहत। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि भाई जो पर्सन है वल्लभ भाई पटेल, उनके बारे में आपके एग्जाम में क्या क्या सवाल बन सकते हैं या प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रीलिम्स का जो हमारा एग्जाम होगा उसमें क्या सवाल आ सकते हैं इस पूरे टॉपिक से, या उनकी जुड़ी हुई जितनी भी उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं, हमारी उनसे उनकी लाइफ से जुड़ी हुई सारी की सारे फैक्ट्स जो हैं उनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। इनका जो जन्म हुआ था ना वो हुआ भी खेड़ा में ही था, इनका जन्म ही खेड़ा में हुआ था। यहाँ पर इनके बारे में सारे फैक्ट्स मैंने लिखे हुए हैं। अब मैं आपको वन बाय वन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की लिस्ट बनवा रही हूँ, आप लोग उनके वन बाय वन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की लिस्ट बनाते जाइए। इनका जन्म ही यहाँ पर हुआ था। ये बहुत अच्छे एक लॉयर थे, महात्मा गांधी के साथ मिले भी थे। तब इन्होंने यहाँ पर जो है वो इस तरीके से जो है, गांधी जी जब महात्मा गांधी और पटेल मिले थे तब इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया था कि हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। इन्होंने फंड्स को रेस करना, गांधी जी का जो एक चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था उसके तहत भी इन्होंने यहाँ पर काम किया था। साथ ही साथ इन्होंने जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सबके अगेंस्ट यहाँ पे काम किया था। ये भारत के पहले होम मिनिस्टर भी बनते हैं, जो है होम मिनिस्टर, गृह मंत्री भी बनते हैं, और भारत के पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। इन्होंने पाकिस्तान से जो यहाँ पर जो पंजाब में आए थे और दिल्ली में आए थे, उनके लिए इन्होंने, रेफ्यूजीज के लिए इन्होंने बहुत सारा काम भी किया था। और इनको सबसे ज्यादा हम जो है वो क्यों जानते हैं, क्योंकि इन्होंने भारत में जो है भारत को यूनाइट करने का काम किया था। इनको आयरन मैन और इनको यूनिटी मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनको जो है हमारे आज के समय का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है या ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। इनको इसलिए भी जाना जाता है, और इन्हीं को डेडिकेटेड है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू, जिसकी हाइट 182 मीटर्स है। गुजरात केवाड़िया डिस्ट्रिक्ट इनके लिए यहाँ पर डेडिकेटेड है। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो ये जो है ये प्रॉपरली जो है ये
वल्लभाचार्य महाप्रभु को ये माना करते थे। और साथ ही साथ ये जो पर्सन है ये, इन्होंने जो है लॉ की भी प्रैक्टिस करी थी। साथ ही साथ ये जो है इंग्लैंड भी गए थे। और जब आए यहाँ पर, वापस आए इंडिया, तब इन्होंने अहमदाबाद में अपने आप को पूरा एस्टैब्लिश कर लिया था। फिर इन्होंने जो है एक तरीके से करते करते आगे बढ़े। इन्होंने पहली स्पीच अपनी 1917 में दी थी। प्लीज नोट करिए इन चीजों को। 1917 में इन्होंने पहली स्पीच दी थी। कहाँ पर? बोरसद में। बोरसद गुजरात में एक टाउन है, वहां पे बोरसद। बोरसद में इन्होंने अपनी पहली स्पीच दी थी, जहां पे इन्होंने गांधी जी को सपोर्ट किया था। किसको? स्वराज को सपोर्ट किया था इन्होंने वहां पर। ठीक है। गांधी जी के ही कहने पर इनको गुजरात सभा का चेयरमैन भी बनाया गया था। और फिर बाद में जो वो गुजरात सभा थी, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़ करके ही गुजरात सभा काम कर रही थी। ठीक है। तो दोनों ये साथ में, मतलब अगर कांग्रेस की कोई ब्रांच गुजरात में काम कर रही थी, तो वो गुजरात सभा ही काम कर रही थी। ठीक है। अब यहाँ पर जो है इन्होंने एक वेट वेट के अगेंस्ट भी काम किया था। वेट क्या चीज होती है? बेगर की समस्या। जो यहाँ पर भिखारियों की जो समस्या होती है, उनके अगेंस्ट में इन्होंने काफी काम किया था। खेड़ा में काम किया था। ठीक है। तो इस तरीके से जो है इन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट भी किया था। और इनके जो बड़े भाई हैं विट्ठल भाई पटेल, उनका भी नाम आपने जरूर सुना होगा। साथ ही साथ ये जो है वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पे गुजरात में इन्होंने बहुत चीजें करी हैं, जैसे कि एल्कोहलिज्म के अगेंस्ट। ठीक है। जो शराब के अगेंस्ट, छुआछूत, जातिगत भेदभाव के अगेंस्ट, ये मैंने आपको बता ही दिया ये वाला पॉइंट। इन्होंने सबके बीच में एक जो है यूनिटी, तभी तो इनको यूनिटी मैन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। एक आपको मैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगी। आई डोंट नो वो बुक्स में क्यों नहीं लिखा होता है, पर मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगी और एग्जाम में बन भी सकता है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ये जो है 1920 में बनती है। इसके हेड भी यही होते हैं टिल 1945। ठीक है। ये बहुत सारे लोगों के साथ मिल करके इन्होंने पूरे इंडिया का टूर भी किया था, ताकि किसी भी तरीके बच सके यहाँ पर। ठीक है, मतलब बचा सके लोगों को। तो ये सारे काम इन्होंने करे। उसके बाद इनको 1931 में कराची का जो सेशन था, जिसमें फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया है, पढ़ा है ना सब लोगों ने। तो कांग्रेस को जो फंडामेंटल राइट 1931 में अडॉप्ट किया गया था, उसके प्रेसिडेंट भी यही बने थे। ठीक है। और जो है यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स वगैरह को इन्होंने यहाँ पर बनाया था। और अगर मैं होम मिनिस्टर थे ये, तो बिल्कुल होम मिनिस्टर होने के नाते इन्होंने पूरे भारत में प्रिंसली स्टेट्स को जो थी यहाँ पर उनको एक साथ किया था। जो भारत के संघ की रियासतें थी, उनको एक साथ जोड़ने की कोशिश की थी। गांधी जी ने इनको संस्कृत भी सिखाई थी यहाँ पर। और जो भी गांधी जी और पटेल के बीच में बातें हुई थी, उनका सारा रिकॉर्ड जो है महादेव देसाई जो थे गांधी जी के यहाँ पर जो सेक्रेटरी हैं, उनका यहाँ पर जो है रोल था बहुत ज्यादा। मतलब उन्होंने लिखी थी वो सारी बातें, राइट। तो ये सब फैक्ट याद रखने हैं। और ऐसा जो है इनको, मतलब इन्होंने इंडिया को पूरा एक साथ जोड़ने का सबसे बड़ा काम किया था। जोड़ने के लिए जो है इन्होंने जो है, आपको मैंने बताया हुआ है कई बार कि इन्होंने जोड़ने के लिए, अगर मैं स्पेसिफिकली एक ही चीज की बात करूं, कि इन्होंने इंडिया को जोड़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इन्होंने जो हैदराबाद है, हैदराबाद के अंदर इन्होंने एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाया था, जिसका नाम है ऑपरेशन पोलो, जिसके तहत भारत को जो हैदराबाद है, भारत को वो साथ में जोड़ा गया था। तो काफी सारे इनके अलग अलग काम है जिन्होंने परफॉर्म किए थे, जिसके तहत जो है पूरा भारत एक हो गया। इंडो पाकिस्तान वॉर के समय भी इन्होंने आर्मी का सुप्रीम कमांडर जो है 1947 वाला, उसके समय भी इन्होंने यहाँ पर काफी काम किया था। क्लियर हुआ सबको ये वाली सारी चीजें? तो ये सब आपको लिखनी है, ये सारी चीजें यहाँ पर आप पढ़ेंगे इनके बारे में। बहुत सारी कमिटीज, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के ये कमेटी के चेयरमैन भी थे माइनॉरिटी ट्राइबल एरियाज फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है। मुस्लिम लीडर्स के साथ मिलकर के काम करते थे, ताकि जो ये एक अलग से जो एक चल रहा है कि भाई उनको पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए, उनको अलग से इलेक्टोरेट वाली चीज चाहिए, वो खत्म की जा सके। साथ ही साथ इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। यही ऑल इंडिया सर्विसेज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और इन्हीं के बर्थडे पर राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। पहले होम मिनिस्टर भी थे, जिन्होंने प्रिंसली स्टेट, जैसे मैंने हैदराबाद बताया, और एक और कौन सी थी, जूनागढ़। जूनागढ़ जो है
उनको भी यहाँ पर जोड़ने का इन्होंने काम किया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकेंड आर्टिकल की तरफ। सेकेंड आर्टिकल हमारा कहता है यूएसए और चाइना के रिलेशंस के ऊपर। ठीक है, अभी जैसे कि आप लोगों को पता भी है कि अभी G20 समिट कंप्लीट हुआ था इंडोनेशिया बाली के अंदर। तो जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं और जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन एंड जी जिनपिंग, इन्होंने अपने बीच में आने वाले जितने भी इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया है, सो दैट वो लोग जो है अपने द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा उसमें स्थिरता ला सके, उनको और ज्यादा मजबूत कर सके। ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव की तरह देखा गया क्योंकि पहली बार इस तरीके से मतलब उन लोगों ने एक ओपनली तरीके से बात करनी शुरू करी है, जिससे यही है कि जो है सिचुएशन जो है यहाँ पर थोड़ी ही बेटर हो सकती है ना। जब नैन्सी पेलोसी गई थी ताइवान, जब वॉर की सिचुएशन बन गई थी ट्रम्प के टाइम पीरियड में, उसके बाद से अब ये वाली जो सिचुएशन है थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि अब हो सकता है आने वाले समय में कुछ बेहतर तरीके से दिखे। तो यूएस और चाइना के जो रिलेशंस है ना वो तब ठीक होने शुरू हुए थे जब जब कोल्ड वॉर चल रहा था बीच में, जब आपको याद होगा जब शीत युद्ध चल रहा था उस समय हुआ था, जब चाइना को एक्सेप्ट कर लिया था यूएसए ने, और चाइना जो है उसको यहाँ पर यूएसए का प्रॉपर एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, इसको वन चाइना पॉलिसी के समय में जान लिया गया था, जिसमें बोला था कि भाई अब ताइवान और चाइना एक करके मान लिए गए थे। जिससे क्या हुआ था कि चाइना जो है वो आगे बढ़ा और चाइना अब मैन्युफैक्चरिंग बैकयार्ड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि चाइना जो है दुनिया का विनिर्माण गंतव्य के रूप में उभर के आया। और ये सब लोग आप जानते भी, ये बात तो सभी लोग यहाँ पे जानते ही हैं, जिसकी वजह से चाइना की जो जीडीपी है वो बढ़ने लगी और उसके बाद यूएसए के बाद सेकंड नंबर पे चाइना की जीडीपी आ गई है। और जैसे जैसे चाइना की जीडीपी बढ़ने लगी यहाँ पर, चाइना के जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी बढ़ने लग गई, जिसकी वजह से उन्होंने साउथ चाइना सी के ऊपर इशू क्रिएट करना, जापान के साथ, रशिया के साथ, ठीक है, और जितने भी आसियान नेशंस के साथ है, ये सब चीजें यहाँ पर जो है वो देखने को मिली। मतलब वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे और भागने लग गए। और इसी समय डोनाल्ड ट्रंप की जब प्रेसिडेंसी भी हुई थी, उस समय भी यूएसए ने जो है वो कोशिश की थी कि चाइना की महत्वाकांक्षाओं को जरा थोड़ा सा पीछे किया जाए, अलग अलग इनिशिएटिव लेके चाइना पे थोड़ा सा कुछ जो है शुल्क लगा दो, कुछ कर लगा दो, क्वाड बना दो, ये सब कुछ किया था। ठीक है, जो हमारे डोनाल्ड ट्रम्प थे वो काफी ज्यादा इंडिया के फेवर में थे और एंटी चाइना के रूप में थे। और अभी प्रेजेंटली क्या चल रहा है, जो हांगकांग का इशू है, जीजियांग एंड हांगकांग का इशू है यहाँ पर, प्लस ये रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस में रशिया को सपोर्ट कर रही हैं, प्लस ताइवान को यहाँ पर सपोर्ट कर रही हैं। दूसरी चीज यहाँ पर जब जो है वो रिश्तों में कड़वाहट ज्यादा तब आई थी जब ताइवान का जो क्राइसिस है वो यूएस के जो एक रिप्रेजेंटेटिव है नैन्सी पेलोसी, वो लेकर के आई थी सबके सामने। तो चाइना जो है आज के समय में काफी बड़ा लीडर बन रहा है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो चाइना की ओर से लेके आया जा सकता है। ठीक है, तो यही है, इनको कट करने का एक ही तरीका है कि यूएसए जो है वो बहुत सारे टारगेट्स लगाता है, उनकी सेमीकंडक्टर की जो इंडस्ट्री है, चिप का जो उनका उद्योग है उसके ऊपर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा था कि चाइना अपने अपने ऑब्जेक्टिव में आगे ना बढ़ पाए। और अब यहाँ पर इन्होंने बड़े हैं या आगे इन्होंने अग्री करा है कि बात करनी है हम लोगों ने, तो इन्होंने डिसाइड किया है यहाँ पर कि दोनों कंट्रीज जो है वो अपने कंपटीशन को और जो है एक तरीके से बात करेंगे। ठीक है, और ये भी बोला है कि यूएसए ये नहीं कह रहा है कि वो चाइना के साथ किस तरीके की कोई युद्ध लड़ने की तैयारी में है। युद्ध लड़ने का कोई भी यहाँ पर अभी तक तो कोई भी ऐसा नहीं आया है कि दोनों कंट्रीज या फिर चाइना या यूएसए दोनों एक दूसरे के साथ युद्ध लड़ने को तैयार बैठी है। ऐसा कुछ भी निकल के नहीं आया है। समझ रहे हैं सब लोग। तो अभी फिलहाल दौर की बात करूं मैं, तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारा कोई युद्ध जैसी सिचुएशन आई है। और अभी हम कह सकते हैं कि जो पूरी अभी एक पूरा चल रहा है वो डेमोक्रेसी वर्सेस ऑथोरिटेरियनिज्म है ना। ऐसे ही है ना, लोकतंत्र बनाम अधिनिकायवाद। लोकतंत्र है कौन, यूएसए, और अधिनिकायवाद अधिनायकवाद जो कि है चाइना। तो अभी तो यही सिचुएशन चल रही है, उन्होंने बोला है कि चाइना की वन चाइना पॉलिसी को हम चेंज करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो बाली मीट है अभी उसमें यही बताया है कि दोनों एक दूसरे के साथ रिश्तों में और स्थिरता लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ, कौन ज्यादा पावरफुल है, वो पावरफुल की रेस तो अभी भी चलती रहेगी। वो पावरफुल की रेस दोनों ही खत्म नहीं कर रहे हैं, पावरफुल की रेस अभी भी चलेगी, लेकिन हाँ स्थिरता
हम लाने की कोशिश करेंगे। हम ये कोशिश नहीं करेंगे कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। प्रॉब्लम को हटा करके हम स्थिरता लाने की कोशिश करेंगे, ऐसा इनका कहना है। समझ गए बात को? तो यही सब कुछ चल रहा है इसके अंदर, दोनों की दोनों देशों में। ठीक है भाई। तो ये था आपका पूरा एक टॉपिक रिलेटेड इससे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। भारत और चीन के संबंध कैसे हैं? जैसे अभी आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो है इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसके ही रिस्पेक्ट में है ये चीज। तो ये जो है, जो हमारी वास्तविक नियंत्रण रेखा है, चाइना ने उसको भंग करने की कोशिश करी है। जो ऑलरेडी चल रही है नियंत्रण रेखा, चाइना ने उसको भंग करने की कोशिश करी है। तो उसी के ऊपर ये वाला जो है पूरा आर्टिकल है। तो मैं अगर बात करूं कि इंडिया और चाइना के रिलेशन कैसे हैं, इंडिया और चाइना के रिलेशन जो हैं, आप इंडिया इतना लंबा बॉर्डर शेयर करता है, जम्मू कश्मीर की साइड से, उत्तराखंड की साइड से, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल, इस सब की तरफ से, है ना। लेकिन जो एलएसी की लाइन है वो क्लियरली जो है उसके ऊपर लिखा नहीं हुआ था कि एलएसी की लाइन जो है वो है कहाँ पर। मैं आपको मैप में यहाँ पर, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कि इस वाले मैप में, और ये वाला मैप सिर्फ आपको दिखाने के लिए, इसका कोई पर्पस नहीं है कि जो है वो पीओके हमारा एरिया नहीं है, अक्साई चिन्ह हमारा नहीं है, बिल्कुल हमारा ही है। बिल्कुल मैप में ही दिखाया गया। आप पूरा मैप नोटिस करो, ये पूरा मैप में हमने अपना ही एरिया को दिखाया है। ठीक है ना। ये पूरा जो है ये रीजन, ये हमारा ही है। ठीक है। तो इसके अंदर बस आपको ये चीज याद रखनी है। मैं इसे एक ये डिस्प्यूट वाला दिखा रही हूँ कि ये एरिया अभी पीओके के एरिया में डिस्प्यूट है, गिलगिट बाल्टिस्तान। और ये एरिया अक्साई चिन सीओके का रीजन कहा जाता है। ठीक है। बाकी इधर जम्मू कश्मीर है और इधर है लद्दाख। ठीक है। मैप को आप लोग समझेंगे बस थोड़ा सा। मैप को बस ये याद रखिएगा कि ये वाला मैप सिर्फ आपको रेफरेंस पर्पस के लिए दिखाया गया है, ताकि आपको समझ में आ जाए बात। तो हम लोग जो है यहाँ पर ये वाली बाउंड्रीज शेयर करते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ। यहाँ पर हम लोग जो है वो शेयर करते हैं एक बाउंड्री, एक हम यहाँ पे शेयर करते हैं। यहाँ वाली बाउंड्री जो है वो अरुणाचल प्रदेश, जो है चाइना जो है यहाँ पर, वो अरुणाचल प्रदेश को किसका हिस्सा कहता है? तिब्बत का हिस्सा कहता है। वो सिक्किम को भी कहता है, नेपाल, भूटान। तो ये सारे रीजन को अपना कहने की कोशिश करता है। ठीक है। सो ये वाला जो रीजन है ना हमारा, ये पूरा रीजन पे यहाँ पर वॉर भी शुरू हुआ था, प्लस ये वाला रीजन भी प्रॉब्लम यहाँ पे रहा है। तो दो तरफ से बाउंड्रीज है। ठीक है। ये वाला तो हो गया अक्साई चिन, इधर का हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। इस तरीके से जो है इश्यूज हैं हमारे इंडिया और चाइना के बीच में, चाहे हम लोगों ने एक पंचशील अग्रीमेंट भी साइन किया था, पर फिर भी यहाँ पर अभी तक भी कोई इसका सॉल्यूशन नहीं आया है। तो इंडिया चाइना के बाउंड्री डिस्प्यूट पे ये देख लो भाई आप, पूरा ये 3 रीजन में डिवाइडेड है। एक लद्दाख में है, एक हिमाचल में है, और एक अरुणाचल में है। लद्दाख वाला डिस्प्यूटेड है अक्साई चिन, मिडिल वाला जो है वो अभी तक तो उसको कोई डिस्प्यूट नहीं है, हिमाचल और उत्तराखंड की साइड। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पे डिस्प्यूट है, वहां पर अभी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। चाइना क्लेम करता है कि जो बॉर्डर है इंडिया का, वो जबरदस्ती ब्रिटिश सरकार ने साइन करवाया था, चाइना ने अग्री नहीं किया था। जो मैकमोहन लाइन के लिए अग्रीमेंट हुआ था, मैकमोहन लाइन वाला अग्रीमेंट, वो यहाँ पर चाइना, तिब्बत और इंडिया के बीच में उस समय हुआ था। इंडिया में भी कौन थी उस समय? ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया था कि ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत ने तो साइन कर दिया था, लेकिन चाइना से जबरदस्ती साइन करवाया गया था। ठीक है। तो यहाँ पर चाइना अग्री नहीं किया था। तो बेसिकली ये आज जो हम डिस्प्यूट देखते हैं हमें ब्रिटिश द्वारा ही दिए गए हैं। अगर वही तरीके से साइन करवाते और डिस्प्यूट आज के समय में ना होते, तो यही है कि अब फिर इंडिया और चाइना ने दोनों ने जो है जियांजिंग प्रोविंस से मान करके लाइन मान ली है। इंडिया जो है वो जबरदस्ती कहता ही है, बिल्कुल सही कहता है इंडिया, कि चाइना ने जबरदस्ती जो है अक्साई चिन का और कुछ लद्दाख का रीजन अपने पास रख लिया, तभी 1962 का वॉर भी शुरू हुआ था। और चाइना कहता है कि अक्साई चिन जो है वो तिब्बत का ही हिस्सा है, और इंडिया उसको लद्दाख का मानती है। और अक्साई चिन जो है वो चाइना के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो चाइना को और तिब्बत को कनेक्ट करता है आपस में। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिले। ठीक है। ये सारे रीजन जो है ना आप देखोगे वो देखने को मिले हैं। 1914 में ये शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब ये लाइन को डिमार्केट किया गया था। लेकिन वही है कि मैकमोहन लाइन जो है वो मानती नहीं है चाइना, ये पूरा यहीं लिखा हुआ है। मैंने आपको समझाई दिया ये सारी चीजें।
तो इसीलिए चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश को भी जो है तिब्बत का पार्ट मानती है, और तवांग डिस्ट्रिक्ट को सबसे ज्यादा। तवांग डिस्ट्रिक्ट जो है ये वही डिस्ट्रिक्ट है, मैंने आपको पहले भी क्लासेस में कई बार समझाया, तवांग डिस्ट्रिक्ट जो है 1962 का इंडो साइनो वॉर की जो शुरुआत हुई थी वो भी इसी एरिया से स्टार्टिंग हुई थी। तो ये प्रॉब्लम इसी की वजह से यहाँ पर आती है, और सॉल्व करने के लिए जो है हम लोगों ने जो है 1960 के बाद कई बार ऐसे बार हुआ है कि 45 बार हम लोगों ने अग्रीमेंट करा है कि हम बात करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन वही है कि अभी तक तो इसके ऊपर कोई बात हुई नहीं है। चाइना शिमला अग्रीमेंट ऑफ 1914 को मानता नहीं है, ठीक है, और ये कहता है कि भाई तिब्बत तो उस समय एक संप्रभु राज्य ही नहीं था, तो उसके पास कैसे यह ताकत आ गई कि वो कोई भी अधिकार अपने आप से ले सकता है। पंजील अग्रीमेंट साइन हुआ 1954 में कि हम रिस्पेक्ट करेंगे, हम एक दूसरे के ऊपर वॉर नहीं करेंगे, पीसफुल रहेंगे, शांतिपूर्वक, बट वो हुआ नहीं ऐसा। ठीक है, 1993, 1996, 2005, 2013 कितनी बार जो है यहाँ पे स्टैंड ऑफ्स देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अभी कोई इसके ऊपर एक भी तैयारी नहीं है। अगर दोनों कंट्रीज जो है इसके ऊपर यहाँ पर दोनों अपनी अगर इकोनॉमी को बढ़ाना चाहती है ना, तो एक सबसे बड़ी बेहतर आइडिया यही है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, इसमें नहीं, मैं हमेशा अपने जब भी इस तरीके के लेक्चर्स होते हैं इंडिया चाइना के, इंडिया नेपाल के, मैं हमेशा ये चीज बताती हूँ कि दोनों के लिए एक ही सॉल्यूशन है, तो एक बार शांतिपूर्वक दोनों कंट्रीज बैठ करके उसका एक सॉल्यूशन निकाल सके। दोनों ही तैयार करें एक सॉल्यूशन, दोनों तैयार करें कि किस तरीके से हम दोनों कंट्रीज जो है अपनी लाइंस को एक साथ एक बार कर ले। हम एक लाइंस को तैयार करें, वो लाइंस की तैयारी आज तक अभी तक कंट्रीज कर नहीं पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा आर्टिकल है काफी, जो कि बात करता है डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर मतलब क्या होते हैं? जिला में दिव्यांगता पुनर्निवास के केंद्र यहाँ पर चल रहे हैं। इसके ऊपर ये जो है यहाँ पर ये बोला गया है कि अभी तक हमने इसको जो है लिया नहीं है प्रॉपर तरीके से, अभी तक हमने इसको प्रॉपर तरीके से बनाया नहीं है। तो हमें डिस्ट्रिक्ट्स में जो है डिसेबिलिटी को जो है ठीक करने के सेंटर्स बनाने चाहिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो हमारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, वो स्टार्ट कर रहा है, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलके काम करेंगे, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जो है अपना अपना इनपुट देंगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर 3 सालों के लिए फंडिंग प्रोवाइड करेगी ताकि लोगों को वहां पर बुलाया जा सके। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी दी गई है? स्टेट गवर्नमेंट पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा वहां पर फर्नीचर, निगरानी, किराया, भवन बनवाना, वो सब चीजों को यहाँ पर चेक करेगी। इंडिया जिसमें पॉपुलेशन जो है डिसेबिलिटीज की करीब 26.8 मिलियन है, पूरी भारत की आबादी का 2.21% आते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 के जनसंख्या के अनुसार। तो ये है सिचुएशन अभी, ठीक है, पॉपुलेशन डिसेबिलिटीज की। तो अभी ये सिचुएशन है, तो अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिलती हैं यहाँ पर। ठीक है, चाहे मेंटली बात हो, चाहे इंटेलेक्चुअली बात हो, फैमिली मेंबर्स कभी कभी उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाते, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें एक रिहैबिलिटेशन सेंटर, एक पुनर्निवास केंद्र की जरूरत पड़ जाती है। कई लोग बार इस चीज को हाइड भी करते हैं कि देखो इस तरीके से कोई प्रॉब्लम चल रही है किसी डिसेबल पर्सन के साथ। ठीक है, हाइड करते हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई उनको छुपाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो पर्सन जो है वो दुनिया के बाहर सामने नहीं आ पाता है। ठीक है, लोग क्या करते हैं यहाँ पर, काला जादू करवा लो यहाँ पर, ठीक है, जादू टोना करवा लो यहाँ पर, ताकि उनको ये लगे कि यार ये करना है, ऐसे करना है। बेसिकली बहुत प्रॉब्लम उनको क्रिएट करते हैं, फैमिली मेंबर्स ही सिचुएशन को समझते नहीं है। वही उनको ही डर लगता है कि यार अगर ऐसा होगा तो वो किसी ने पूछ लिया हमारे इसके बारे में, तो हम लोगों को मतलब शर्म आएगी बहुत ज्यादा। तो बेसिकली बहुत प्रॉब्लम्स है, लोग इस पे चाहते नहीं है जाना। ठीक है, और बहुत से हमारे पब्लिक प्लेसेस जो हैं वो तो डिसेबल्ड फ्रेंडली है ही नहीं, मतलब वहां पर डिसेबल्ड पीपल नहीं जा सकते, बैठ नहीं सकते, स्कूल्स नहीं इतने बनाए गए हैं। और ऐसा बोला जाता है कि भाई जो भी ये इस तरीके से दिव्यांग लोग हैं ना, ये अपने काम करने में अक्षम होते हैं। ठीक है, और इनको जो है अपनी संपत्ति भी नहीं देनी चाहिए, और हर चीज में ना इसको भाई बहनों पर निर्भर बना दिया जाता है। तो ऐसा उनको लगता है कि यार इस पर्सन की तो शादी भी नहीं हो सकती कभी, है ना, ऐसे 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 स्टिग्मा सबने सुने हैं ना कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये सब चीजों को जो है ना, ये चीजें जो है यहाँ पर खत्म करने की जरूरत है, और इसी के लिए यहाँ पर एक पुनर्निवास केंद्र है जहाँ पे सब लोग एक साथ रह सके यहाँ पर।
तो इस पूरे प्रोग्राम के लिए इंडिया सरकार ने काफी चीजें पहले भी करी है, बहुत सारे कैंपेन्स यहाँ पे चलाए हैं जिसमें हर पर्सन को यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, हर कोई इंडिपेंडेंटली रह करके अपने तरीके से काम कर सके। प्लस यहाँ पर एक अच्छा सा प्रोग्राम चलाया था सरकार ने, दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्निवास योजना। इस पूरे निवास के तहत जो है, इसका उद्देश्य था कि जितने भी एनजीओज है, गैर सरकारी संगठन है, उसमें वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, ताकि उनको लिए स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, विद्यालय, शिक्षण, ये सब उनको प्रोवाइड किया जाए। उनको जो भी जरूरत है चीजों की, अगर उनको कान में दिक्कत है तो उनको कान में सुनने के लिए, उनको पैरों में है तो पैरों के लिए, हाथों के लिए, वो सारी चीजें जो है, उनकी सुविधाएं जो है उपलब्ध कराने की उनको जरूरत है। इंडिया ने जो यूएन का जो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन जो है, उस पर भी हस्ताक्षर कर रखे हैं। तो इंडिया इस चीज को बहुत गंभीर रूप से मानता है, लेकिन अभी तक इसको बहुत बेटर तरीके से निकाला नहीं गया है। जो एक इसके लिए एक्ट भी पार्लियामेंट ने पास किया था 2016 में, जिसमें उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना, उनके सम्मान को बढ़ाना, उसके ऊपर उद्देश्य रखा गया था। और इसमें जो है, इसी के तहत 3% आरक्षण भी इनको दिया गया है। अभी और क्या चीजें इसमें कर सकते हैं, जैसे सरकार यहाँ पे चाह रही है कि हम पुनर्निर्वास केंद्र यहाँ पर करें। उन पुनर्निर्वास को प्रॉपरली फर्नीचर और हर चीज देने की वहां पर जरूरत है। ऐसे स्कूल बनाने की जरूरत है जहाँ पर शिक्षक है वो भी ऐसे लोगों का उत्साह बढ़ाने में आगे हो, और उनका आत्मविश्वास जो है उनमें वापस से लेकर के भर के आ सके। टीचर्स में भी वो चीज जो है, वो उनकी भी ट्रेनिंग देने की जरूरत है इस चीज की। जितने भी दिव्यांग जन है यहाँ पर, उनको अलग अलग प्रकार की सेवाएं जो है वो भी उपलब्ध कराने की जरूरत है। नीति निर्माण करने की जरूरत है, ताकि हर कोई जो है उनके ऊपर एक बहुत अच्छा दृष्टिकोण बना सके। इस चीज को एक नेगेटिव हवा और छुपाना, डर, इन सब चीजों से ना करके ना, इन पे कोशिश ये की जाए कि इनको हम किसी तरीके से ये बनाए कि ये सब आगे बढ़े। समझ रहे हो सब लोग? तो ये सब करने की जरूरत है, जिसके तहत ये सब अगर होता है तो दिव्यांगों को भी वो एक रिस्पेक्ट यहाँ पर मिल सकती है। चलिए फिफ्थ आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा नमामि गंगे। सुना होगा आप लोगों ने, बहुत ही हमारी पवित्र जो है वो नदी गंगा। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने जो है वो नमामि गंगे इनिशिएटिव, जो हमारा बहुत पहले से चलता आ रहा है, उसको एक ऐसा प्रोग्राम माना, टॉप 10 में लेके आया, जिसके अंदर वो जो है रिवर्स को वापस से जो है पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मान्यता इसको दे दी गई है, नमामि गंगे को। यहाँ पर जो है ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, कहाँ पर, 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मॉन्ट्रियल, जो कि 14 दिसंबर 2022 को यहाँ पर हुई थी। तो इसके तहत ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, और 150 इनिशिएटिव्स में से जो नमामि गंगे है उसको चूज किया गया है। और यूनाइटेड नेशन डेकेड और एनवायरमेंट रिस्टोरेशन, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र दशक के पारिस्थितिक तंत्र पुनरुत्थान के लिए चूज किया गया है। ठीक है, ताकि जितना भी हमारा जो भी हमारा प्रोग्राम है, आप बात समझिए ना, यहाँ पर एक प्रोग्राम चूज किया गया है, जिस जो प्रोग्राम का क्या करना है, ये प्रोग्राम ये चीज लेकर के आता है कि हर कोई यहाँ पर जो भी हमारा रिवर है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकता है, उसको पुनर्जीवित करने के जो स्टेप्स हैं वो सरकार ने बहुत बेहतर रूप से लिए हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा एक अवार्ड दिया गया है, ये इसीलिए दिया जाता है ताकि जितने भी हमारी प्राकृतिक स्थान है उनको हम कैसे रोकथाम, उनका पुनरुत्थान कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसको अवार्ड मिलते ही एक चीज ये क्या बेटर हो गई इसमें, कि संयुक्त राष्ट्र जो है अब इसको समर्थन भी करेगा, वित्त पोषण भी देगा, और तकनीकी विशेषज्ञता भी यहाँ पर प्रदान की जाएगी। तो अगर आपको ये अवार्ड मिल जाता है तो आपको ये सारी बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। तो नमामि गंगे प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 2014 में नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसको बाद में किया गया था 2 अक्टूबर को। सबसे पहले क्या किया गया था, वो जो स्वच्छ भारत अभियान है, उसके बाद नमामि गंगे। तो एक चीज ये याद रखना, जितने भी ये जो रिवर के जुड़े हुए प्रोग्राम्स है ना, उसके जो हेड होते हैं वो मोदी जी को ही यहाँ पर बनाया गया, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है वही यहाँ पे हेड। गंगा रिवर, जो कि आप जानते हैं 25-25 किलोमीटर की एक रिवर है, जो कि उत्तराखंड से निकलती है, जो है वहां से निकलने के बाद बहुत सारी स्टेट्स को क्रॉस करते हुए बांग्लादेश की तरफ जाती है। तो ये प्रोग्राम जो है इसको रिवाइव करना, इसका जो है इसको एक जन्म देना एक तरीके से। ठीक है, ताकि रिवर गंगा क्लीन हो जाए। इसका ऑब्जेक्टिव यही था
कि इसमें जितना भी पॉल्यूशन है, जितना भी इसके अंदर प्रदूषण है, और उसके लिए प्रभावी उन्मूलन के कार्य यहाँ पर करने हैं। और ये किसके अंडर चल रहा है? ये जो है अभी संचालन जो है इसका जल संसाधन नदी जो है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत इसको किया जा रहा है। और अभी इसको करने वाली जो है एजेंसी कौन है? वो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जो है राष्ट्रीय स्तर पर इसको इम्प्लीमेंट भी कर रही है। गंगा रिवर के बारे में सब लोग जानते तो है ना। गंगा रिवर, मैं थोड़ा सा इसका मैप बना देती हूँ एक बार आपके लिए गंगा रिवर का, शॉर्ट में एक बार, सो दैट आपको थोड़ा सा एक बार पता चल जाए। गंगा रिवर का मैं मैप बना रही हूँ। ये है उत्तराखंड, यहाँ से निकलती है, फिर यूपी क्रॉस करती है, फिर बिहार क्रॉस करती है। ठीक है, बिहार क्रॉस करने के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में यहाँ पर हमने बनाया हुआ है फरक्का बैरेज। फरक्का बैरेज के बाद पानी एक यहाँ आ जाता है पद्मा के नाम से, सॉरी हुगली के नाम से, कोलकाता में। एक चला जाता है बांग्लादेश, बांग्लादेश में किस नाम से? पद्मा। और जब यहाँ पर इसको दूसरी तरफ से कौन मिल जाती है? जमुना, मतलब ब्रह्मपुत्र मिल जाती है, तब इसका नाम हो जाता है मेघना। ठीक है, उत्तराखंड में यहाँ से भी बनने से पहले 5 प्रयाग बनते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। नाम पांचों प्रयाग के बिल्कुल रट लीजिएगा, पता होने चाहिए कौन से रिवर के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है। और यहाँ पे उत्तराखंड में गंगा नाम पड़ता है जब भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं कौन से प्रयाग पे? देव प्रयाग। जब वो देव प्रयाग पे मिलते हैं तब ये नाम पड़ता है, और ये पूरा सीक्वेंस यहाँ पे बन के तैयार होता है। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? तो ये आपको सब कुछ लिखना है इसके अंदर, ये आपको पूरा पता होना चाहिए गंगा रिवर के बारे में। गंगा रिवर को बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज भी मिलती हैं, इसको बहुत सारी नदियां और आके मिलती है, एक बड़ी नदी में छोटी नदियां और आके मिलती हैं। चाहे मैं इस तरफ से बात करूं तो यमुना आके मिलेगी। ठीक है, मैं आपको छोटा सा एक यहाँ पर बनवा देती हूँ मैप भी। एक गंगा रिवर है, ठीक है, गंगा रिवर की 2 ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, एक उसको लेफ्ट से मिलती है, एक उनको राइट से मिलती है। ठीक है, तो राइट साइड में सबसे पहले 3 नदियां मिलती हैं, एक मिलती है यमुना, एक मिलती है सोन, और एक मिलती है दामोदर। यमुना की भी आगे 4 हैं, चंबल, सिंध, बेटवा और केन। चंबल की भी आगे 3 है, काली सिंध, पार्वती और बानस। ठीक है, तो ये सब याद रखना। बेतवा और केन को जोड़ने के प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। सोन की भी आगे ट्रिब्यूटरीज है, रिहांद है, रिहांद पे रिहांद डैम भी बना हुआ है, नॉर्थ कोयल है। ठीक है, तो ये सब आपको नाम याद रखने हैं, ये सब आप लिख लीजिएगा। क्लियर हुआ है यहाँ तक? तो ये सब याद रखिएगा, ये सारी जो रिवर्स हैं ये इसके आसपास के। ठीक है ना, ये तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आपका रिवीजन करवाने के लिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट हमारे आर्टिकल की तरफ। लास्ट आर्टिकल हमारा आज का, लास्ट आर्टिकल है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो अभी विनिर्माण क्षेत्र है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी भी देखी गई है। उसमें हालिया की जो चीजें हैं उसमें ये देखा गया है, बढ़ोतरी देखी गई है। तो यही अब यहाँ पर है कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है हमारा, वो जो है यहाँ पर कैसे बढ़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर धीरे धीरे करके जो है यहाँ पर बिग सिटीज से स्मॉलर सिटीज की तरफ भी जाती हुई नजर में आ रही है। जो इंडिया का विनिर्माण क्षेत्र है जितना भी, वो अभी जो है जीडीपी में 17% कॉन्ट्रीब्यूट कर भी रहा है। और धीरे धीरे इसमें जो है आगे और भी बढ़ावत देखने को मिल रही है, ऑर्गेनाइज्ड भी देखने को मिल रहा है। 70% से ज्यादा यहाँ पर जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड जो पीपल हैं, जो विसंगठित क्षेत्र है, यहाँ पर असंगठित क्षेत्र है, वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं। स्मॉल फर्म्स में ही एम्प्लॉयमेंट सारी जो है वो ज्यादा देखने को अब मिल रही है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की स्टडी भी ये कह रही है कि इंडिया में जो है धीरे धीरे अब जो शहरों से हट करके रूरल एरियाज में भी ये चीज जा रही है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो आपको सबको समझ में आ रही होगी। शिफ्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि अब क्या है ना, यहाँ पर क्या हो गया कि अब प्रॉपर्टी के जो रेट होते हैं ना, या फिर जो एक एक दिन की मजदूरी हो गई, या फिर लैंड का जो कॉस्ट हो गया, वो अब आज के समय में जो गांव के इलाके वहां पे कम है एज कम्पेयर टू दी
जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज है, जो जो पूरे के पूरे शहर के इलाके हैं, उनसे कम है बाकी की चीजों में। अब ये भी हो रहा है कि भाई अब नई नई प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी उस एरिया में भी आ रही है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अब शहरों तक सीमित रह गई है, अब बाकी एरियाज में भी आ रही है, जिसकी वजह से ये चीज देखने को मिल रही है, ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। ठीक है। और जो ऐसा लगता है कि भाई कुछ कंपनियों को ऐसा लगता है कि जो गांव के रहने वाले जगह जगह है, वहां पर प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, कंपटीशन कम है वहां पर, और बस ये कि सिटी में जो है ना, आपको रहने का संभालने का जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस चीज को प्रमोट करने का। तो यही है बस यहाँ पर। अब वही इसमें है, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए आपको नहीं है। बस ये है कि आपको ये इसमें पता होना चाहिए, एग्जाम में अगर एग्जाम में यह आता है कि प्रोडक्शन जहां पर होती है तो उसके क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, तो हो सकता है उस पर सवाल आ जाए, तो आप बताओ कि आप शिफ्ट भी हो रही हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को, यहाँ पर जो है एक बड़ा लेवल पे निकल रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे गांव में, ग्रामीण इलाकों में जो आजीविका का विविधीकरण है, वो भी यहाँ पर कायम रखने में मदद मिलेगी। उन लोगों को भी नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, वो अपने घर को, अपनी फैमिली को छोड़ करके बाहर नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ कृषि से अलावा भी उनको एक और नया सहूलियत देखने को मिलेगी, कृषि के अलावा भी उनको एक चीज देखने को मिलेगी ऐसी। ठीक है ना। तो हम कहते हैं ना कि इंडिया में जो है वो थोड़ा एक बेटर रूप से यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, धीरे धीरे ये चीज होगी भी। ठीक है। अभी अभी मैं भी मानती हूँ कि उतना ज्यादा अमाउंट में नहीं हुआ है, लेकिन ये ट्रेंड धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ये आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगी, जरूर ये चीज आगे बढ़ने को देखने को मिलेगी। तो बस यही है आज का पूरा यहाँ तक आर्टिकल, सारी की सारी चीजें आज की यही है। आज बहुत कम थी चीजें सारी, इसलिए मैंने ज्यादा यहाँ पर फोकस नहीं किया चीजों के ऊपर। ठीक है। तो इतना आपको आज उतने वाले पॉइंट्स पे फोकस नहीं करना, आपको सिर्फ सबसे ज्यादा जो फोकस रखना है वो इन्हीं चीजों पे रखना है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है। जो आपको मैंने लिखवाया था अभी, इंडिया चाइना और यूएसए वाले रिलेशंस पर, उसी पे ज्यादा फोकस करना। बाकी तो सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट से आपके दिमाग में होने चाहिए कि अच्छा ऐसे ऐसे से कुछ हो रहा है। ठीक है। बाकी उतना ज्यादा आर्टिकल्स इसमें याद नहीं रखेंगे। चलिए, एक वैक्सीन है सर्वेसेक, सर्वावेक, उसके ऊपर क्वेश्चन है। इंडिया जो है ये लॉन्च करेगी 2023 में, ताकि जितने भी गर्ल्स हैं उनके लिए यहाँ पर 9 to 14 ईयर्स के लिए डेवलप की जाएगी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पर जो है एचपीवी, एचपीवी क्या होता है, ह्यूमन पैपिलिनो वायरस, जिसमें स्किन से स्किन का कांटेक्ट होता है, उससे भी ये प्रोटेक्ट करेगी। तो बिल्कुल ठीक है, सारी सिचुएशन आप लिख लीजिए। ये सर्वावेक करके आ रही है, कौन प्रिपेयर किया है, सीरम इंस्टीट्यूट आ सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन। सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, सबने नाम सुने हुए हैं इनके। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, तो इसको लिख लीजिएगा। देन आता है टिकुली पेंटिंग। टिकुली पेंटिंग या फिर इस तरीके के क्वेश्चन में आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए हमेशा लेकर के आती हूँ आप लोगों के सामने। तो टिकुली पेंटिंग जो है बेसिकली किसके ऊपर है? टिकुली पेंटिंग ना बिंदी से बनाने वाली पेंटिंग होती है। ये पटना बिहार की एक पेंटिंग है, यूनिक है बहुत। मैंने इसकी पिक्चर्स वगैरह देखी है। मैं वैसे, मैंने बिहार में ये सब कभी देखा नहीं है, वैसे मैं बिहार कभी विजिट नहीं करी हूँ, लेकिन मैंने ये पिक्चर्स जो है बहुत देखी हैं यहाँ पर। तो बिंदीज वगैरह से बनाया जाता है पटना बिहार में, जो कि करीब 800 साल पुरानी है, जिसमें एक हार्ड बोर्ड लेते हैं, उसको अलग अलग शेप्स में काट करके फिर उसके ऊपर जो है वो मधुबनी के भी यहाँ पर जो है रूपांकन लगाए जाते हैं। तो वही है कि जो वुमेन आर्टिस्ट है यहाँ पर, उनको यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट का एक मौका यहाँ पर मिलता है। टिकुली का मतलब भी बिंदी होता है, तो उसके लिए यहाँ पर ये चीज जो है वो की जाती है। आज के समय में जो टिकुली पेंटिंग है वो बिहार में वुमेन को बहुत ज्यादा एक बढ़ावा दे रही है, जिसके अंदर पेंट्स और गोल्ड फॉल ज्वेल वगैरह ये सब भी यूज किया जाता है। राइट। तो ये पिक्चर जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, एक बार जरूर देखिएगा यहाँ पर इस पिक्चर को। ठीक है। तो इसको दोबारा से रिवाइव भी करा था, चित्राचार्य पद्मश्री एक पर्सन थे, और ये जो पूरा आइडिया है, जब ये पर्सन थे चित्राचार्य पद्मश्री, ये जापान में रह रहे थे, तब उन्होंने ये आइडिया वहां पे देखा था और फिर अपने भारत में भी इसको इम्प्लीमेंट करवाया। तो इसे हम कहते हैं टिकुली पेंटिंग। ठीक है। अब ये रिवाइव हो चुकी है, जहाँ पे 300 से ज्यादा वुमेन को इस चीज के लिए ट्रेन किया जा रहा है, और ये एक मतलब एक बेहतर रूप में जो है वहां की फीमेल को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। राइट। तो ये आपका सारा आंसर है। ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आपसे जो मैंने पूछा है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो आंसर हो जाएगा डी।
क्लियर हुआ सबको यहाँ तक ये पूरा आर्टिकल? ये आपके दिमाग में रखिएगा सब लोग, पूरा इसको लिख लीजिएगा, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये सब कुछ आप लिख लीजिए। और यहीं तक था आज का हमारा पूरा आर्टिकल, बाकी इसको हम धीरे धीरे और भी क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, इतने ध्यान से मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।